हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था वो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आज का अपना टॉपिक चालू कर देते हैं। तो देखो, कल हमने सबसे पहले तो स्टार्ट किया था पूरा इंडेक्स। हमने पूरा इंडेक्स समझ लिया था कि अपने को इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। उसका वेट जो आईसीआई ने देख रखा है वो अपन ने एक बार देख लिया था। उसके बाद अपन आ गए थे इनकम टैक्स लॉ में। टैक्स का मतलब क्या है वो हमने देख लिया था कि टैक्स क्या है। लिविड बाय गवर्नमेंट, मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज होता है अपॉन अ पर्सन इन ऑर्डर टू फंड वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देख ली थी हमने, आर्टिकल 265 में देखा था कि अथॉरिटी ऑफ लॉ होना चाहिए। आर्टिकल 245 में देखा था कि पार्लियामेंट में मेक अ लॉ फॉर द होल और पार्ट ऑफ टेरिटरी। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 270 में देखा था कि जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेंगे और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यूनियन एंड स्टेट में एज पर द मैनर प्रिस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट एंड फाइनेंस कमीशन। उसके बाद में हमने टैक्स के जो टाइप है, दो टाइप है अपने इंडिया में टैक्स के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन कौन है, ये हमने देख लिया था। और उसके बाद हम गए थे जो आर्टिकल नंबर 246 है, जो स्पेशली बात करता है अपने इनकम टैक्स के रिलेटेड, जो अपना स्पेशली बात करता है इनकम टैक्स के रिलेटेड। आर्टिकल 246 शेड्यूल 7, जिसमें यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82, स्टेट लिस्ट का एंट्री नंबर 46 और कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसा हमने देखा था। यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82 क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप इनकम टैक्स के ऊपर लॉ बनाओ। उसके बाद में एंट्री नंबर 46 स्टेट लिस्ट का क्या बोलता है कि आप इन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स के लिए लॉ बना सकते हो। उसके बाद में हमने इनकम टैक्स लॉ में हमने को क्या क्या पढ़ना है ये चीजें अपन ने देख ली थी, जिसमें हमने पढ़ा था इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके बाद में इनकम टैक्स रूल 1962 पढ़ने, हमको एनुअल फाइनेंस एक्ट पढ़ना है, हमको सर्कुलर पढ़ने, नोटिफिकेशन पढ़ने, केस लॉ पढ़ने हैं। ये सारी चीजें हमने कल देख ली थी। अब आज का हमारा लेक्चर चालू कर देते हैं यहाँ पे। तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब देखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ओके, इनकम टैक्स रूल 1962 ओके। एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट के रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। तो देखो, एनुअल फाइनेंस एक्ट के रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो अपना आता है बजट। बजट आया था अपना फेब 2025 में, 2025 में जो अपना बजट आया था, जो बजट आया था अपना फेब 2025 में, वो अपने एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। अब कैसे एप्लीकेबल होता है, क्या एप्लीकेबल होता है, ये समझ लेते हैं। तो देखो, बजट जो होता है, बजट जो होता है, निर्मला सीतारामन मैडम, अपने निर्मला दीदी जो है अपने भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, वो अपने पार्लियामेंट में बिल पास करते, फाइनेंस बिल पास करते, मतलब बताते कि अपन ने ये खर्चा किया था, पिछले साल इतना अपना बजट था, ये ऐसा ऐसी चीजें हुई थी। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, मतलब फेब तो खत्म हो गया। फेब में जो फेब 25 में उन्होंने जो भाषण दिया, वो अपन देखो, समझो एक प्लान करते हैं अपन। क्या प्लान करते हैं अपन, है ना, गोवा जाने की प्लानिंग करते हैं, गोवा जाने की प्लानिंग करते हैं, गोवा जाने की प्लानिंग करते हैं। अब गोवा जाने का है अपने को, अप्रैल में जाना है अपने को गोवा, अप्रैल में गोवा जाना है। और इसका प्लानिंग अपन कब करेंगे, पहले करेंगे ना। समझो मार्च में इसका प्लानिंग करेंगे अपन, मार्च में इसका प्लानिंग करेंगे। मार्च में इसका पूरा प्लान बना लिया, प्लान फ्लॉप भी हो सकता है, ये भी अपने को पता है, पर मार्च में हमने इसका प्लानिंग कर ही लिया। अब मार्च में हमने प्लान किया तो वो अप्रैल में एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब अप्रैल में अपन ट्रिप जाएंगे, गोवा जाएंगे, नॉर्थ गोवा जाएंगे, साउथ गोवा जाएंगे। बजट कितना रहेगा, क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा, अपन कहाँ रहने वाले हैं, रूम करने वाले हैं, जो भी चीज़ है, क्या क्या खाने वाले हैं, सारी चीज़ें अपन मार्च में डिसाइड करेंगे। और उसके बाद में हम अप्रैल में वो गोवा घूमने जाएंगे। अब यहाँ पे अपने को, यहाँ पे अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री को पूरा इंडिया संभालना है भाई, पूरा इंडिया संभालना है। तो उनको भी जब अप्रैल का फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा, अप्रैल 2025 का फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा, तो उसके लिए उनको थोड़ी सी तो पहली तैयारी करनी करेंगी। मतलब वो फेब 25 में जो बजट लाते हैं, फेब 25 में जो बिल प्रेजेंट होता है, उसकी तैयारी
फेब से पहले चालू हो गई होंगी और फेब में वो प्रेजेंट करते कि ऐसा प्लान रहेगा और ये जो है फेब का जो बजट है ये अप्रैल 2025 से पूरे भारत को एप्लीकेबल हो जाएगा, पूरे भारत के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फेब 2025 में जो बजट आया था, फेब 2025 में जो बजट आया था वो एप्लीकेबल हो जाएगा अप्रैल से लेके मार्च, अप्रैल 25 से लेके मार्च 26 तक, अप्रैल 25 से लेके मार्च 26 तक वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखो बजट के है ना, ये देखो बजट के बारे में बात हो गई। अब बजट जो होता है, बजट जो होता है वो जनरली क्या हो गया, जनरली फेब में प्रेजेंट करते हैं। बजट जो है जनरली फेब में आता है अपना, जो आता है द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, बजट मैनेजमेंट एक्ट का ईयर है 2003। इसके अंडर अपना बजट प्रेजेंट होता है और बजट में अपने दो टाइप होते, कितने टाइप होते बजट में, बजट में दो टाइप होते हैं, हाँ, फाइनल बजट और एक होता है अपना फाइनल बजट और एक होता है अपना इंटरिम बजट, फाइनल बजट और इंटरिम बजट। अब फाइनल बजट और इंटरिम बजट में डिफरेंस क्या होता है, जिस साल इलेक्शन नहीं होता, मतलब 5 साल बाद इलेक्शन होगा, तो जिस साल इलेक्शन नहीं होता, जिस साल इलेक्शन नहीं होता है, मतलब 4 साल, लगभग 4 साल अपना फाइनल बजट जो है वो फेब में आ जाता है, 4 साल अपना फाइनल बजट फेब में आ जाता है। पर जिस साल इलेक्शन रहा, जिस साल इलेक्शन रहा तो उनको तो फेब में बजट प्रेजेंट तो करना ही है, फेब में तो बजट उनको प्रेजेंट करना ही है, पर फेब में उन्होंने बजट देने के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, मई के करीब इलेक्शन रहते हैं अपने, अप्रैल मई में इलेक्शन चालू हो जाता है और उसके बाद चुनाव होने के बाद लगभग जुलाई में, लगभग जुलाई में अपना फाइनल बजट आता है, अपना फाइनल बजट आता है। तो देखो बजट कौन से एक्ट के अंतर्गत आता है, द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। जनरली जो बजट है, जनरली जो बजट है अपना फेब मंथ में आ जाता है, फेब मंथ में आ जाता है। पर जिस साल इलेक्शन रहे, जिस साल इलेक्शन रहे, जिस साल इलेक्शन रहे, उस साल अपने दो बजट आते हैं, उस साल अपने दो बजट आते हैं। फेब में अपना आता है इंटरिम बजट, फेब में अपना आता है इंटरिम बजट और उसके बाद इलेक्शन हो जाती है, अप्रैल मई में इलेक्शन खत्म होने के बाद जुलाई में अपना आता है फाइनल बजट, जुलाई में अपना लगभग फाइनल बजट आ जाता है जो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एप्लीकेबल तो वो हो चुका है क्योंकि फेब में उसके रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस हो गई होंगी और जुलाई में वो फाइनल बजट आ जाएगा जो एक्चुअली में अप्रैल से ही एप्लीकेबल हो गया होगा, जो मार्च तक चलेगा, जो मार्च तक चलेगा, जो मार्च तक चलेगा। तो देखो ये हो गया फाइनल बजट और इंटरिम बजट, डिफरेंस समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं अपने एग्जाम में कौन से बजट आने वाले अपने को, वो कौन सी चीजें जो अपने को एग्जाम में काम आने वाली है। तो देखो फाइनल बजट हो गया, इंटरिम बजट हो गया। अब फाइनल बजट जो है, फाइनल बजट हर साल आने वाला है, फाइनल बजट जो है वो हर साल आने वाला है और इंटरिम बजट अपना जिस साल इलेक्शन है, जिस साल इलेक्शन है उस साल आने वाला है, ईयर ऑफ इलेक्शन, जिसमें वेब में अपना इंटरिम बजट आएगा और जुलाई में अपना फाइनल बजट आएगा, अपना फाइनल बजट आएगा। तो देखो इंटरिम बजट कब आएगा अपना, जिस साल इलेक्शन है, जिस साल इलेक्शन है अपने इंटरिम बजट आ जाएगा। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोला है हमने, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोला है हमने। तो इसमें अब इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट हो जाएंगी, बहुत सारी अमेंडमेंट हो जाएंगी, बहुत सारी अमेंडमेंट हो जाएंगे। तो अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट जो है
जो फाइनेंस एक्ट के अंतर्गत हो जाएंगे। इसमें अमेंडमेंट 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें फाइनेंस एक्ट चिपक जाता है, उसमें बड़े साबन को छोटा साबन चिपक जाता है। तो जो बड़ा साबन है अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, और जो फाइनेंस एक्ट है वो पर्टिकुलर ईयर के लिए आने वाला है, छोटू साबन है अपना वो चिपक जाएगा, और बड़े साबन को अमेंडमेंट हो जाएगा। तो अमेंडमेंट जो है, जो बजट में अमेंडमेंट आते हैं, तो उसमें जो अमेंडमेंट है, जो डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट है, डायरेक्ट टैक्स के जो अमेंडमेंट है वो फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। एप्लीकेबल फॉर फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर से, सॉरी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कर दो, थोड़ा अप्रोक्स अच्छा लगेगा। फर्स्ट डे फ्रॉम ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो देखो डायरेक्ट टैक्स से जो अमेंडमेंट है, मतलब फेब में जो बजट आया, फेब में जो बजट आया जिसमें डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट है, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल हो जाएंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल हो जाएंगे। और इनडायरेक्ट टैक्स के जो अमेंडमेंट है वो मिडनाइट से एप्लीकेबल हो जाएंगे, मिडनाइट से एप्लीकेबल हो जाएंगे, या फिर जब भी गवर्नमेंट बोले, जब भी अपनी मिनिस्ट्री बोली तब से एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो देखो अमेंडमेंट जो है इनकम टैक्स एक्ट में, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स के, डायरेक्ट टैक्स के या इनडायरेक्ट टैक्स के, डायरेक्ट टैक्स से जो अमेंडमेंट है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे फर्स्ट डे फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट हो जाएंगे मिडनाइट से एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब मेरी बात तो सुनो, ध्यान से सुनो रे मेरी बात। जो बजट आया था फर्स्ट फेब 2025 में, फर्स्ट फेब 2025 में अपना जो बजट आया था वो अपने लिए कब एप्लीकेबल हो जाएगा? फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो चालू हो जाएगा अप्रैल 25 से लेके मार्च 26 तक। मतलब जो बजट जो है फर्स्ट फेब 2025 को जो आया है वो फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा? 25-26 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेके मार्च 26 तक जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो भी इनकम अपन कमाएंगे, जो भी फाइनेंशियल चैलेंजेस आएंगे, उसमें जो टैक्स एप्लीकेबिलिटी रहेंगी वो रहेंगी फाइनेंस एक्ट 2025 में जो लिखी उसके अंतर्गत जो टैक्स रेट देके रखे हैं उस हिसाब से पूरा फाइनेंशियल ईयर 25-26 चलेगा। मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 के बीच में जो भी हमने इनकम कमाई है उसके टैक्स रेट जो है वो रहेंगे अपने फर्स्ट फेब के फाइनेंस एक्ट में, फर्स्ट फेब में जो फाइनेंस एक्ट प्रेजेंट हुआ उसमें वो टैक्स रेट आ जाएंगे। अब यहां पे देखो 1 अप्रैल से लेके मार्च 31 मार्च 26, 31 मार्च 26 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ये फाइनेंशियल ईयर रहेगा। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है? तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, अब मैं पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाऊंगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक मैं पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाऊंगा मेरे, जो 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक पूरा मैं इनकम टैक्स मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट बनूंगा, कंपनी एक्ट के हिसाब से मैं अकाउंटिंग कर दूंगा। क्या मैं 31 मार्च को ही मेरा टैक्स पूरा पे कर दूंगा क्या गवर्नमेंट को कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हुए नहीं और रात 12 बजे तक मेरा टैक्स चला जाएगा गवर्नमेंट को? नहीं, 31 मार्च 2026 को जब मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाएगा उसके बाद मेरा चालू हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक अपना रहेगा असेसमेंट ईयर।
अपना रहेगा असेसमेंट ईयर, जिसको हम बोलेंगे AY। असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर क्या होता है? जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका जो नेक्स्ट ईयर होता है वो होता है अपना असेसमेंट ईयर। उसकी डिफिनेशन अपन नीचे पढ़ने वाले हैं, पर अपने को समझने के लिए ये चीज लक्ष्य ध्यान में रखो कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो खत्म होने के बाद जो भी नेक्स्ट ईयर जो होता है, जो नेक्स्ट ईयर होता है उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं, उसको अपन असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये शायद जिंदगी में अभी आगे आगे बदलने वाली है, क्योंकि नया इनकम टैक्स आने वाला है, तो उसमें ये सारी चीजें अपने को बदलते हुए मिल सकती है, ये सारी डेफिनेशन बदलते हुए मिल सकती है। पर अपने एग्जाम के लिए जो मई 26, सितंबर 26 और जान 27 के लिए जो एग्जाम अपना आने वाला है वो आने वाला है असेसमेंट ईयर 26-27 में। मतलब अपने को फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल हो जाएगा? फेब 25 वाला। और फाइनेंशियल ईयर कौन सा एप्लीकेबल हो जाएगा? 25-26। फाइनेंशियल ईयर 25-26 अपने को तब एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? तो देखो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के जो अमेंडमेंट है वो कब से एप्लीकेबल हो जाएंगे? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल हो जाएंगे? मिडनाइट से एप्लीकेबल हो जाएंगे। फाइनेंस एक्ट में जो फाइनेंस एक्ट में अब जो बजट हमने प्रेजेंट किया था, निर्मला मैडम ने जो बजट प्रेजेंट किया था 1 अप्रैल 2025 को, वो एप्लीकेबल हो जाएगा अपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए और असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। क्योंकि 25-26 जिस दिन खत्म हो जाएगा उसी दिन मैं पूरा टैक्स का कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, और उसके बाद का जो ईयर आएगा मेरा 26-27 वो मेरा असेसमेंट ईयर हो जाएगा, जिसमें अपन एग्जाम देने वाले। इसके वजह से अपने को फाइनेंशियल ईयर कौन सा एप्लीकेबल हो जाएगा? 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27। इतना समझ में आया क्या? बताओ। ए ब्लू टी शर्ट इधर देखो, इधर कोई होगा ना ब्लू टी शर्ट वाला, देख रहा हूँ मुझे, इधर देखो। तो देखो, ये सारी चीजें अपने को अपने एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होने वाली है। इतना समझ में आया होगा। तो अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब अपन बढ़ते हैं आगे। ये लिखने की जल्दबाजी मत करना भाई, आराम से लिखना। मैं पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद मेरे टेलीग्राम में ये सारे जो नोट्स है प्रॉपर लिखे वाले हैं मेरे पास। अगर आपको देखना चाहिए तो ये देखो, आप देख सकते हो। दिख रहा है क्या आपको? एक मिनट, ये देखो, दिख रहा होगा आपको कि मैंने प्रॉपरली ये अरेंज करके रखे हैं ऑलरेडी। तो लिखने की जल्दबाजी मत करो, मैं प्रॉपरली ये सारी चीज़ें आपको शेयर कर दूंगा। सारे नोट्स बने हैं मेरे, बस मैं आपको टेलीग्राम चैनल में या फिर ड्राइव में अपलोड कर दूंगा। तो लिखने की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, थोड़ा प्रॉपर लिखना, ताकि अपन जब भी रिवीजन करें तब अपने को समझ में आए कि अपन ने क्या लिखा है। अब मैं आपको समझाने के तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूँ, पर आपको जो नोट्स हैं मेरे वो भी इसी फॉर्मेट में मिलेंगे, इसी तरीके से मैं सिखाने वाला हूँ आपको। तो चलो, ये हो गई बात कुछ बजट के रिलेटेड, जो फाइनेंशियल ईयर के रिलेटेड, असेसमेंट ईयर के रिलेटेड जो बजट है वो कब आता है, कब एप्लीकेबल होता है, इंटरिम बजट, फाइनल बजट, ये सारी जो आपने कुछ चीजें समझ में आई। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं। समथिंग अबाउट लॉ। समथिंग अबाउट लॉ। लॉ के बारे में कुछ चीजें अपन पढ़ लेते हैं। लॉ के बारे में कुछ चीजें अपन पढ़ लेते हैं। तो देखो, लॉ के बारे में क्या क्या पढ़ना है अपने को। लॉ के बारे में मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग। इसके लिए YouTube पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो एक आधा देख लेना जो पूरा डिटेल में बताया है उन्होंने। क्योंकि अपने मतलब एग्जाम के लिए अपन लॉ नहीं पढ़ रहे भाई, अपन LLB के स्टूडेंट नहीं है, अपन इनकम टैक्स पढ़ रहे। तो जितना अपने को रेलेवेंट है उतना मैं अंडरस्टैंडिंग देने की यहाँ पे कोशिश तो कर ही रहा हूँ। जहाँ डीप में जाना है अपने को इनकम टैक्स में, वहां अपन घुसेंगे। अब देखो, एवरी ईयर, एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस फाइनेंस बिल, introduce finance bill in parliaments,
इन पार्लियामेंट्स बजट सेशन। तो हर साल फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनेंस बिल अपने पार्लियामेंट्स के बजट सेशन में बताते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। अब ये जो बिल है जी, ये जो बिल है जी, बिल इज पास बाय बोथ हाउस, बिल इज पास बाय बोथ हाउस। उसके बाद में के ऊपर अपने भारत की प्रेसिडेंट साइन मारते हैं, जो बन जाता है अपना फाइनेंस एक्ट। तो देखो ये जो बजट आने वाला है, ये जो बजट आने वाला है, ये जो बजट प्रेजेंट होता है, हर साल प्रेजेंट होता है, कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रेजेंट करती बजट सेशन में अपने पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में ये बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में, ये बजट जब पास हो जाता है, ये बजट जब पास हो जाता है, तब उसके ऊपर अपने भारत के प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन मार देते, उसके ऊपर साइन मार देते, और उसके बाद में ये बन जाता है अपना फाइनेंस एक्ट, ये बन जाता है अपना फाइनेंस एक्ट। तो देखो फेब 25 में जो बजट हमने देखा था टीवी पे, रेडियो पे, जहां भी आपने सुना होगा, उसके बाद इसके ऊपर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में, ये सारी चीजें डिस्कस होती है, ये पास हो जाता है अपने लोकसभा राज्यसभा में, और उसके बाद में उसके ऊपर अपना प्रेसिडेंट साइन मारते हैं, और उसके बाद में ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है, ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ये नॉर्मल इनकम टैक्स जो अपना आता है, इनकम टैक्स एक्ट, हर साल फाइनेंस एक्ट जो आता है, उसकी एक प्रोसीजर होती है। हर एक लॉ इसी तरीके से आता है। लगे तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देख लो, जो भी अपने को थोड़ा ऊपर ऊपर से नॉलेज चाहिए ये चीजों का, क्योंकि अपन लॉ पढ़ रहे हैं भाई। तो इनकम टैक्स के लिए मेरा मुझे लगता है कि इतना ही रेलेवेंट है अपने लिए। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते सेक्शन और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है, सॉरी सब सेक्शन और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। सब सेक्शन और क्लॉज एंड सब क्लॉज, इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो देखो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो एक्ट है, भारत के मैक्सिमम जो एक्ट है, उसमें सेक्शन नंबर 2 में सारी डेफिनेशन दे के रखी, सेक्शन नंबर 2 में सारी डेफिनेशन दे के रखी है, जिसमें हर एक डेफिनेशन आपको अलग अलग मिलेगा। अब अपना इनकम टैक्स एक्ट में भी देख लो, अपने को फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन मिलेगा, असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन मिलेगा, पर्सन का डेफिनेशन मिलेगा, इंडिविजुअल का डेफिनेशन, एचयूएफ का डेफिनेशन, हर एक डेफिनेशन अलग अलग मिलेगा, हर एक डेफिनेशन अलग अलग मिलेगा। अब जो सेक्शन 2 में हर एक डेफिनेशन अलग अलग लिया है, तो क्या मैं बस इतना पॉइंट पढ़ लिया तो मुझे ये सेक्शन में जो डेफिनेशन देके रखी है उससे रिलेटेड वो मुझे समझ में आ जाएंगी क्या? हाँ समझ में आ जाएंगी। सेक्शन 2 में अगर मैंने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा और उसमें जो डेफिनेशन देके रखी है वो मैंने पढ़ी, मुझे समझ में आ जाएंगी क्या? हाँ समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अलग अलग डेफिनेशन है ना, कोई भी इसका रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ ली मैंने, वो भी मुझे समझ में आ जाएंगी क्या? हाँ समझ में आ जाएंगी रे भाई, क्यों नहीं आएंगी? अलग अलग डेफिनेशन है ना, इंडिविजुअल एचयूएफ का डेफिनेशन सेम थोड़ी हो सकता है, कंपनी इंडिविजुअल का डेफिनेशन सेम थोड़ी हो सकता है, असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन सेम थोड़ी हो सकता है। तो मैं हर एक पॉइंट पढ़ रहा हूं, उसके रिलेटेड बुलेट पॉइंट पढ़ रहा हूं, तो मुझे समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ चीजें वहां पे समझ में आ रही है, और हर एक चीज किसी से रिलेटेड नहीं है, किसी से रिलेटेड नहीं है, अलग अलग चीज है सारी। अब यहाँ पे जो अलग अलग चीज दे के रखी है, जो अलग अलग चीज दे के रखी है, जो मुझे इंडिपेंडेंटली मैंने पढ़ी फिर भी समझ में आ रही है, तो इसको अपन बोलेंगे क्लॉज। इसको अपन क्या बोलेंगे लॉ के लैंग्वेज में? क्लॉज।
क्योंकि हर एक चीज जो है मैं इंडिपेंडेंटली पढ़ रहा हूं और वो किसी से रिलेट नहीं करती, किसी से रिलेट नहीं करती, किसी से रिलेट नहीं करती है। तो मैं इस सारी चीजों को, मतलब सेक्शन 2 में 1 दे के रखा है, 1A दे के रखा है, 1B दे के रखा है, तो ये सारी चीजें जो मैं अलग अलग पढ़ सकता हूँ और उसके रिलेटेड जो कंटेंट है वो मुझे समझ में आ जाएगा, जो किसी से रिलेटेड नहीं है। तो इसको अपन बोलेंगे क्लॉज, इसको अपन बोलेंगे क्लॉज। पर अगर अपन ने देखा कि सेक्शन 4 जो है अपना इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 5 जो है अपना टोटल इनकम बताता है, तो ये जो सेक्शन है वो अपने को सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी इसमें के। मतलब सेक्शन नंबर 4 समझने के लिए अपने को ये सारे पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, तभी अपने को ये सारा सेक्शन समझ में आएगा। सेक्शन 5 में सारी चीजें देखे रखी है, वो सारे पढ़ने के बाद ही अपने को पूरा सेक्शन समझ में आएगा। अब यहाँ पे सेक्शन 4 में अगर A B C D देके रखे होंगे तो इसको अपन बोलेंगे सब सेक्शन, इसको अपन बोलेंगे सब सेक्शन। क्योंकि हर एक चीज जो है वो किसी ना किसी से रिलेटेड है यहाँ पे। और अपन ने ये अगर ये पूरा पढ़ा तभी अपने को कुछ तो भी कंक्लूजन निकलेगा, कुछ तो भी उसका समझ आएगा अपने को। तो यहाँ पे जो भी इंटरलिंक है, रिलेटेड है किसी ना किसी से, तो वो जब पढ़ते हैं अपन इसको बोलते हैं सब सेक्शन। पर वो चीजें जो सेक्शन में दे के रखी है, अलग अलग पॉइंट में दे के रखी है, जिसके लिए खुद का एक आइडेंटिफिकेशन है, 1 है, 1A है यहाँ पे, 1B है यहाँ पे, जो किसी से रिलेटेड नहीं, जो किसी से रिलेटेड नहीं, उसको अपन यहाँ पे बोलेंगे क्लॉज, उसको अपन यहाँ पे बोलेंगे क्लॉज। समझ में आया क्या? तो देखो सबसेक्शन और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। तो ईच पार्ट ऑफ सेक्शन, ईच पार्ट ऑफ सेक्शन इज इंडिपेंडेंट, is independent of each other, of each other, and one is not related to other, one is not related to other। इसको अपन क्या बोलेंगे रे बच्चों? क्लॉज। बट where each part, each part is related, is related with other, and all subsection taken together, all subsection taken together complete the concept propounded in that section, propounded in that section। तो उसको अपन बोलेंगे सबसेक्शन, उसको अपन बोलेंगे सब सेक्शन। तो देखो जो क्लॉज जो होता है वो अलग अलग होते हैं। मतलब अपन ने कोई सेक्शन देखा और उसमें जो अलग अलग चीजें देखे रखी है वो किसी से रिलेटेड नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? क्लॉज। पर जो सारी चीजें देखे रखी है वो सारी पढ़ने के बाद ही अपने को वो कंसेप्ट समझ में आने वाला है, तो उसको अपन बोलेंगे सब सेक्शन। समझ में आएगा? कोई लिख रहा होगा मेरे साथ तो जल्दी से लिख लो। समझ में आया क्या? चलो अब आगे बढ़ते। अब एक चीज आपको देखने को मिलेगी, एक चीज आपको देखने को मिलेंगे जो होती है प्रोवाइजो। हर एक सेक्शन में आपको प्रोवाइजोस मिलेंगे। क्या होता है प्रोवाइजोस? क्या होता है प्रोवाइजोस?
एक्सेप्शंस और कंडीशंस टू द प्रोविजन। एक्सेप्शन और कंडीशन टू द प्रोविजन मतलब कुछ चीजें जो सेक्शन में एक्सक्लूड करता है। कुछ सेक्शन जो है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए लाए, स्पेशली टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए लाए, तो बाकी इंडस्ट्री वहां से एक्सक्लूड हो जाएंगी। तो ये एक्सेप्शंस जो है वो बस बहुत सारे सेक्शन में अपने को देखने को मिलेंगे। तो ये भी प्रोवाइजोज होते हैं, ये अपने को याद रखने पड़ेंगे जब भी अपन कोई सेक्शन पढ़ेंगे जिसमें प्रोवाइजोज देखे रखे, जिसके कुछ एक्सेप्शन है वो अपने को याद करने पड़ेंगे, जो कंडीशन है वो अपने को याद करनी पड़ेंगी वहां पे। तो देखो अपन ने क्या क्या देखा रे आज। अभी तो अपन ने बस बजट देखा, तो बजट कैसे आता है, क्या आता है बजट, फाइनल बजट क्या होता है, इंटरिम बजट क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल हो जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल हो जाएंगे, फाइनेंस एक्ट जो आएगा 2025 में जो आया था वो अपने लिए क्यों एप्लीकेबल होता है, कैसे एप्लीकेबल होता है। उसके बाद में जो इनकम टैक्स फाइनेंस एक्ट जो आता है पार्लियामेंट में वो कैसे आता है, सेक्शन सबसेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है, सॉरी सबसेक्शन और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है, ये अपन ने यहाँ पे अभी पढ़ लिया। अब आगे जाते हैं अपन और प्रोविजो का एक डेफिनेशन देख लिया। जो एक्सेप्शंस होते हैं उसको अपन प्रोविजोस बोलते हैं। इतना समझ में आया क्या? अब अब हम जाने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 बेसिक कंसेप्ट जो आपका फर्स्ट चैप्टर है आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, उसमें हम अपन अब जाने वाले हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम पढ़ने वाले हैं, जो अमेंडमेंट हो गया है फाइनेंस एक्ट 2025 के अंतर्गत, जो अपने को अभी फाइनेंस एक्ट 2025 विथ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना है, जो अपने एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 किसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, एप्लीकेबिलिटी हर एक लॉ बनते समय उसकी एप्लीकेबिलिटी अपने को देनी पड़ती है। तो ये किस किस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों अरे सुनो ना मेरी बात। जो फाइनेंस एक्ट 2025 है और इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो पूरे भारत के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। तो ये पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरे इंडिया के हर एक इंसान के एप्लीकेबल है, हर एक इंसान को एप्लीकेबल है, जिसमें 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 लगभग 298 सेक्शन है, जिसमें लगभग 298 सेक्शन है और लगभग 14 शेड्यूल्स है, 14 शेड्यूल्स है, जिसमें 298 सेक्शन है और लगभग 14 शेड्यूल है। तो अपने को 298 सेक्शन पढ़ना है। इनकम टैक्स में 298 सेक्शन है, अपने को सारे के सारे सेक्शन पढ़ने हैं नहीं, अपने इंटर के लिए आधी ही एप्लीकेबल है, आधी एप्लीकेबल है तो खत्म हो जाएगा। अरे नहीं रे मेरे भाई, अब अगर समझो आपको एग्जांपल दिया कि 194 नाम का आपका एक सेक्शन है जिसमें अपने को टीडीएस के रेट पढ़ने हैं, तो 194 में अपने को कितने सेक्शन पता है आपको? 194 एक सेक्शन हो गया। अब 194 में अपने को क्या क्या पढ़ना है, 194 ए, 194 बी, 194 सी, 194 डी, 194 ई एफ जी जो फाइनल में है, एच आई ए, आई बी, आई सी, जे ए, जे बी, उसके बाद में एम है शायद, एन, ऐसे अलग अलग सेक्शन है। तो यहाँ पे अपनी एबीसीडी खत्म होने वाली है, एबीसीडी भी अपने को याद करनी। तो अपने को ऐसे सेक्शन पढ़ने हैं
इसके लिए डीटी का सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है अपना। सेक्शन तो 298 ही है रे, पर ए बी सी डी ई एफ सब सेक्शन क्लॉज ऐसे ही मिला मिला के बहुत सारा चला जाता है अपना, बहुत लंबा चला जाता है, बहुत खींचा जाता है इनकम टैक्स। तो आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को, कोई जल्दबाजी नहीं। तो देखो कितने सेक्शन है, कितने सेक्शन है, 298 सेक्शन है अपने इनकम टैक्स में। कितने शेड्यूल है, 14 शेड्यूल है, जो अपने को एप्लीकेबिलिटी है कम इन फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। जो इनकम टैक्स एक्ट लिखा गया है, जो इनकम टैक्स एक्ट लिखा गया है ना, वो असेसमेंट ईयर में लिखा गया है, जो असेसमेंट ईयर में लिखा गया है। मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो असेसमेंट ईयर होता है उसके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। और जो फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन है, तो ईयर प्रीसीडिंग टू असेसमेंट ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर, ऐसी डेफिनेशन देखी रखी। तो इनकम टैक्स एक्ट जो होता है वो पूरा असेसमेंट ईयर के बेसिस पे चलता है। तो जो एप्लीकेबल हो गया है पूरे हिंदुस्तान के लिए 1 अप्रैल 1962 से। अब बात करते हैं अपन सेक्शन 4, जिसके ऊपर पूरा महाभारत, पूरा रामायण, पूरा इनकम टैक्स चलने वाला है। चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, सेक्शन नंबर 4। चार्जिंग सेक्शन में अभी लिख लो, क्या क्या है। टैक्स शैल बी, टैक्स shall be charged at rate prescribed for the year by annual finance act or income tax act 1961 or both. The charge is on every person tax is chargeable on total income earned during the previous year and not the assessment year. Tax shall be levied as per provision of act. तो देखो सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन नंबर 4 क्या है, चार्जिंग सेक्शन, जिसके वजह से ये पूरा इनकम टैक्स एक्ट चलता है, जिसके वजह से ये पूरा इनकम टैक्स एक्ट चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि इसमें बोला है चार्जिंग सेक्शन मतलब क्या होता है कि इनकम टैक्स एक्ट
किस चीज पे कब एप्लीकेबल होगा, कौन से पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो हर एक चैप्टर में जब भी अपन चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे उसका मतलब ये होता है कि ये जो सेक्शन है, ये जो चैप्टर है, ये जो इनकम टैक्स एक्ट है, कौन से इनकम के ऊपर कब एप्लीकेबल होगा इसका चार्ज देके रखा है, इसको बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। कि वो इनकम के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है वो कैसे पता चलेगा चार्जिंग सेक्शन से, कि टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड। रेट प्रिस्क्राइब्ड, अब मैं हाईलाइट कर देता हूं, यहां पे अपने को ये सारी चीजें अपने को यहां पे पढ़नी है इनकम टैक्स में। तो देखो सबसे पहला अपने को पढ़ना है रेट प्रिस्क्राइब, कौन से रेट से अपने को टैक्स लगने वाला है, कौन से रेट दे के रखे, ये सारा अपने को चीजें अपने को पढ़ना है। एनुअल फाइनेंस एक्ट, ऊपर जो एक्सप्लेनेशन दिया है वही इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें कुछ पढ़ने जैसा है नहीं। और बोथ, तो टैक्स कौन से है, रेट प्रिस्क्राइब कौन से, ये अपने को अभी पूरा पढ़ना है। फॉर एवरी पर्सन, कौन से पर्सन है इनकम में, इनकम टैक्स में। इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, कंपनी है, एओपी, बीओ है, लोकल अथॉरिटी, एजीपी, इनकी डेफिनेशंस क्या है, कौन से पर्सन होते हैं, इनके लिए कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होता है, ये अपने को पढ़ना है। The tax shall be chargeable on the total income earned during the financial previous year, not द असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जो इनकम हमने अर्न की है उसके ऊपर अपने को टैक्स निकालना है, नॉट इन असेसमेंट ईयर। अब भी मैंने ऊपर मैंने आपको बताया कि अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, असेसमेंट ईयर कौन सा है। तो फाइनेंशियल ईयर ही अपना यहाँ पे प्रीवियस ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर ही अपना प्रीवियस ईयर होता है, और असेसमेंट ईयर होता है। तो जो भी इनकम हमने प्रीवियस ईयर में अर्न की है, जो भी इनकम हमने प्रीवियस ईयर में अर्न की है, उसको अपने को पढ़ना है, उसके टैक्स रेट क्या क्या है वो अपने को पढ़ना है। और असेसमेंट ईयर में उसका कैलकुलेशन होगा, उसके ऊपर अपन टैक्स पे करने वाले हैं। तो टैक्स चार्जेबल ऑन टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नॉट द असेसमेंट ईयर। जो प्रीवियस ईयर में इनकम हमने अर्न की है, जो प्रीवियस ईयर में हमने इनकम अर्न की है, जो फाइनेंशियल ईयर में हमने इनकम अर्न की है, उसका टैक्स हम असेसमेंट ईयर में पे करने वाले हैं। जो असेसमेंट ईयर में इनकम अर्न करने वाले उसका टैक्स नेक्स्ट ईयर में अपन पे करेंगे। तो प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न की है उसके ऊपर का ही टैक्स अपन पे करने वाले हैं, लेविड एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो प्रोविजन में जो जो देखे रखे उसके सारी चीजें अपने को पढ़नी है। तो देखो अपने को क्या क्या पढ़ना है, रेट प्रिस्क्राइब एज पर द एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और बोथ। तो इसके हिसाब से जो जो रेट देके रखे वो अपने को सारे पढ़ने हैं। चार्ज इन चार्जेस ऑन एवरी पर्सन, तो पर्सन में कौन कौन आता है ये भी अपने को पढ़ना है। उसके बाद में टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, और टोटल इनकम क्या होता है ये भी अपने को देखना है, क्योंकि टोटल इनकम के ऊपर अपने को टैक्स लगाने हैं, लेविड एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? अब अपन सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेट प्रिस्क्राइब को बहुत टाइम लगने वाला है, पूरे इनकम टैक्स में अपन रेट ही पढ़ने वाले हैं, तो रेट प्रिस्क्राइब छोड़ देते हैं। पर ये जो पर्सन है कि सारे पर्सन के ऊपर अपना इनकम टैक्स एक्ट लगने वाला है, तो कौन से पर्सन आते हैं, कौन से पर्सन आते हैं इनकम टैक्स में, तो उसकी डेफिनेशन देके रखी है। पर्सन की डेफिनेशन देके रखी है सेक्शन नंबर 2। इसको क्लॉज बोलेंगे या सबसेक्शन बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे, सबसेक्शन बोलेंगे, जल्दी बताओ। इसको अपन बोलेंगे क्लॉज, क्योंकि ये जो है सेक्शन नंबर 31 क्लॉज, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 31। तो ये जो डेफिनेशंस देके रखी इसमें किसी से कोई रिलेटेड नहीं रहेगा, तो क्लॉज में 31 यूज करूंगा, क्योंकि ये जो पर्सन की डेफिनेशन ये पूरी अलग चलने वाली है, इसका कोई किसी से भी वास्तविक संबंध नहीं है। तो ये डेफिनेशन अलग चलने वाली है, तो अपन यहाँ पे इसको क्लॉज बोलेंगे। तो कौन कौन आता है पर्सन की डेफिनेशन में, कौन कौन आता है पर्सन के डेफिनेशन में? तो सबसे पहला पर्सन आता है अपना इंडिविजुअल। जो भी अपना इंडिविजुअल पर्सन है, जो भी हम इंडिविजुअल है, मैं खुद पैसे कमा रहा हूं, मैं पर्सन की डेफिनेशन में कवर हो जाऊंगा क्या? हाँ। अब पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल तो देख के रखा है, इंडिविजुअल में कौन कौन आता है? तो देखो मेल, फीमेल और अदर भी आ जाते, पर यहां पे अपन लिख नहीं रहे क्योंकि वो भी पैसा कमाते हैं।
फिर वो रेलवे पे रहो या सिग्नल पे रहो, पैसा तो कमा रहे हैं ना, तेरे को इनकम टैक्स पे करना है। तो मेल रहो, फीमेल रहो या कोई अदर रहो, तो वो भी अपने को इनकम टैक्स में कवर करना है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनसाउंड माइंड, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनसाउंड माइंड, गार्डियन ऑफ माइनर चाइल्ड, गार्डियन ऑफ द माइनर चाइल्ड। तो ये सारे लोग अपने इंडिविजुअल के डेफिनेशन में कवर होते। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब पागल है, पागल। कोई इंसान है जो पागल है और बहुत सारे पैसे कमाता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपने इंडिविजुअल के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। और गार्डियन ऑफ द माइनर चाइल्ड, जो भी छोटा बच्चा है, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, वो जो छोटा बच्चा है उसका जो गार्डियन है, अगर वो छोटा बच्चा पैसे कमा रहा है तो उसका गार्डियन, अपना जो गार्डियन है वो इंडिविजुअल में कवर हो जाएगा। तो इंडिविजुअल में कौन होता है, मेल फीमेल अदर कोई रहा तो वो भी आता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनसाउंड माइंड और गार्डियन ऑफ अ माइनर चाइल्ड, ये सारे इंडिविजुअल में आते हैं। उसके बाद कौन आता है इंडिविजुअल में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। 11-12 में आपने पढ़ा होगा HUF क्या होता है, कैसे होता है। इसमें दो होते हैं, दया भागा और मिताक्षरा। ये दोनों के दोनों HUF जो है वो अपने यहाँ पे इनकम टैक्स में कवर होने वाले हैं। दया भागा क्या है, मिताक्षरा क्या है, पढ़ लो गूगल पे। अपने इनकम टैक्स में ज्यादा रिलेवेंट नहीं है वो चीज, पर आपको है ही पढ़ना, इच्छा है ही कि क्या डिफरेंस है दया भागा मिताक्षरा में, तो पढ़ लो गूगल पे जाके। इधर नहीं। तो देखो HUF भी अपने पर्सन की डेफिनेशन में कवर होता है। मतलब अगर मैं इंडिविजुअल रहा और मेरा HUF अलग रहा, आपको पता है इनकम टैक्स जो है वो किस बेसिस पे चलता है। इनकम टैक्स एक्ट, मतलब इनकम टैक्स जो अपन कैलकुलेट करते हैं, या फिर इनकम जो साइट होती है इनकम टैक्स की, वहां पे किससे लॉगिन होता है, पैन से। जो भी अपना पैन नंबर होता है उससे अपने को लॉगिन किया जाता है। तो यहाँ जितने भी अपन पर्सन पढ़ने वाले, इंडिविजुअल पढ़ने वाले, HUF पढ़ने वाले, उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म पढ़ने वाले, LLP पढ़ने वाले, कंपनीज पढ़ने वाले, इनका हर एक का अलग अलग पैन निकलता है। मतलब इनकम टैक्स में इंडिविजुअल का अलग पैन निकलेगा। इंडिविजुअल किसी ने पूरे फैमिली मिला के एक HUF बनाई तो HUF का एक अलग पैन बनेगा। अब HUF एक अलग पर्सन है, इंडिविजुअल एक अलग पर्सन है। HUF का क्या गिरा भाई, ठीक है कुछ तो गिरा। इंडिविजुअल कहा थे अपन, हाँ, इंडिविजुअल का टैक्स रेट अलग चलेंगे, HUF का टैक्स रेट अलग चलेगा, इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेशन अलग चलेंगे, HUF का टैक्स कैलकुलेशन अलग चलेगा। क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल आता है, पर्सन की डेफिनेशन में HUF आता है। तो इंडिविजुअल अलग, HUF अलग। इंडिविजुअल भी HUF में अगर को पार्टनर रहा, मेंबर रहा, करता रहा तो भी अलग, क्योंकि इंडिविजुअल का पैन नंबर अलग निकलता है, HUF का पैन नंबर अलग निकलता है। तो इनकम टैक्स पे लॉगिन करते समय HUF का लॉगिन करेंगे, इंडिविजुअल का अलग से लॉगिन करेंगे, इंडिविजुअल के टैक्स रेट अलग लगेंगे, HUF के टैक्स रेट अलग लगेंगे, इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेशन अलग चलेंगे, HUF का टैक्स कैलकुलेशन अलग चलेगा। तो यहाँ पे जो है ना पूरा जो इनकम टैक्स है वो पैन बेस है। पैन बेस, पैन नंबर जाता है उसके बेसिस पे। अगर आपने पैन नंबर नहीं निकाला होगा तो पैन नंबर निकाल लो भाई, बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे ऐसे जिन्होंने पैन नंबर नहीं निकाला होगा, तो रिक्वेस्ट है आपसे पैन नंबर निकाल लो, क्योंकि अपने को इनकम टैक्स पे करना है। इनकम टैक्स में अपन एक पर्सन ट्रीट होंगे, एक प्रॉपर आईडी प्रूफ हो जाता है अपना पैन कार्ड भी बहुत सारी जगह पे आपको लगता है। तो पैन नंबर नहीं होगा तो पैन नंबर निकाल लो, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। तो HUF हो गया, HUF में मिताक्षरा दया भागा। उसके बाद फर्म includes LLP, फर्म इंक्लूड LLP। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और एक अपना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है
जो है 2008 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनर एक्ट है जो आया है 2008 में। तो ये दोनों जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म हो या एलएलपी हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म हो, ये दोनों भी अपने पर्सन की डेफिनेशन में कवर होता है। तो यहाँ पे एलएलपी का, फर्म का जो पैन कार्ड है वो अलग आता है, एचयूएफ का अलग आता है, इंडिविजुअल का अलग आता है। तो पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, फर्म हो गया, इंक्लूड एलएलपी, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। बहुत सारी जगह ऐसे होंगी जहां पे फर्म एक्सक्लूड किया जाएगा अपने को एलएलपी को। बहुत सारी अपने को यहाँ पे प्रोविजन ऐसे भी मिलेंगी वहां पे एलएलपी इंक्लूड नहीं करेंगे अपन। पर जो पर्सन की डेफिनेशन है, जो पर्सन की डेफिनेशन में उधर अपने को पर्सन की डेफिनेशन में फर्म इंक्लूड एलएलपी देखना है, फर्म इंक्लूड एलएलपी। समझा क्या? अब फर्म हो गया, उसके बाद में कंपनी। कंपनी में इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, दोनों कंपनी आ जाएंगी। अब फॉरेन कोई कंपनी है तो वो इंडिया में कैसे टैक्स पे करेंगे रे भाई? ऐसा नहीं होता है। फॉरेन कंपनी की एक डेफिनेशन होती है जिसमें उनकी ब्रांच होती है इंडिया में। तो वो जो ब्रांच है वो फॉरेन कंपनी है। उसकी डेफिनेशन अगर आपको इंटर में होंगी तो देख लेंगे अपन। तो ये जो फॉरेन कंपनी है, ये जो फॉरेन कंपनी पैसा कमा रही है इंडिया से, इंडिया में पैसा कमा रहे हैं ना तुम, इंडिया में पैसा कमा रहे हो या नहीं तुम, तो यहाँ पे टैक्स भरो। अब सैमसंग इंडिया, अमेजॉन इंडिया, ऐसे क्यों होते हैं? गूगल इंडिया, क्योंकि उनकी इंडियन कंपनी, उन्होंने बताया कि अपनी इंडियन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट अलग चलते हैं, इंडियन कंपनी के टैक्स रेट अलग चलते हैं। तो कंपनी में फॉरेन कंपनी रहो या इंडियन कंपनी रहो, डोमेस्टिक कंपनी रहो, ये दोनों भी अपने पर्सन के डिफिनेशन में कवर हो जाएंगे। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? तो देखो कौन कौन हो गया, पर्सन हो गया, पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आ गया, इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, फर्म इंक्लूड एलएलपी हो गया, और कंपनी हो गया। उसके बाद में एओपी बीओआई, एओपी बीओआई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब यहां से क्या समझ में आ रहा है आपको? कोई एक ग्रुप बन रहा है, कोई एक ग्रुप बन रहा है जिनका ध्येय एक ही है, जिनका ध्येय एक ही है। उनको समाज कार्य करना है, उनको देश का विकास करना है, उनको कुछ अच्छी चीजें समाज के लिए करनी है। तो ये सब सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे कुछ अचीव करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए उसका बन जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। या फिर कुछ लोग आए, उन्होंने एक संगठना बनाई, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, इसमें सारे इंडस्ट्री के लोग हैं, सारे इंडस्ट्री के लोग हैं जो एक दूसरे को मदद करते हैं, जो एक दूसरे को मदद करते हैं। समझो इंडिया के कोई स्टील इंडस्ट्री, समझ लो स्टील इंडस्ट्री के सारे इंडस्ट्री वाले लोग इकट्ठे आए, उन्होंने एक संगठन बनाई कि इंडिया में हम इतने रेट से बेचेंगे, और बाहर के अगर कोई लोग अपने से इंपोर्ट कर रहे हैं तो अपन इतने रेट से बेचेंगे। उन्होंने एक ध्येय बना लिया, एक गोल बना लिया कि अपने को ये चीजें करनी है अपने एसोसिएशन में। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या बोला है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोला है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ना कोई भी पर्सन में क्या क्या देखा है अपन ने? अपन पर्सन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो पर्सन में आता है अपने इंडिविजुअल, आता है एचयूएफ, आता है फर्म, आता है कंपनी, आता है एओपी बीओआई, आता है लोकल अथॉरिटी, आता है एजीपी, आता है। तो यहाँ पे क्या बोला है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो पर्सन में हर एक आदमी आ सकता है, हर एक कंपनी आ सकती है, हर एक एलएलपी आ सकती है, हर एक एओपी आ सकता है, हर एक बीओआई आता है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन जब बनाएंगे तो उसमें जो मेंबर होते हैं, जो उसमें मेंबर जो होते हैं ना, वो कोई भी पर्सन होता है, कोई भी पर्सन होता है, कोई भी पर्सन होता है, एनी पर्सन।
पर जब अपन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बनाते हैं तो इसमें जो है वो बस इंडिविजुअल ही रहेंगे, जिसमें अब बस इंडिविजुअल ही रहेंगे, क्योंकि नाम में ही लिखा है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होना। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में एसोसिएशन ऑफ पर्सन होना, मतलब यहाँ पे कंपनी भी आ सकती है, फर्म भी आ सकती है, एचओएफ भी आ सकता है, पर्सन भी आ सकता है। ऑफ इंडिविजुअल में बस इंडिविजुअल ही आएगा। तो पर्सन की डेफिनेशन में क्या पढ़ रहे थे अपन? एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी अपने पर्सन की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। तो एओपी बीओआई जो बना है, इनका एक अलग से पैन आएगा, इनके टैक्स रेट अलग चलेंगे। अब कोई इंडिविजुअल अगर एओपी का मेंबर है तो एओपी के टैक्स रेट अलग चलेंगे, इंडिविजुअल के टैक्स रेट अलग चलेंगे। कोई पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में मेंबर है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के टैक्स रेट अलग चलेंगे, इंडिविजुअल के टैक्स रेट अलग चलेंगे। मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पैसा कमा रहा होगा, उसका टैक्स कैलकुलेशन अलग, इंडिविजुअल टैक्स पैसा कमा रहा होगा, उसका कैलकुलेशन कर। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से इंडिविजुअल को पैसा आ रहा है तो इंडिविजुअल की इनकम में ट्रीट हो जाएगा, उसका कैलकुलेशन अलग चलेगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का कैलकुलेशन यहाँ पे अलग चलेगा। कोई कंपनी जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी में मेंबर है, या फिर बहुत सारी कंपनी मिलके एक एओपी बना ली, एक एसोसिएशन बना ली, एक संगठन बना ली, तो ये जो कंपनी है, ये बहुत सारी कंपनियां एक आई है, यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन का टैक्स रेट अलग चलेगा, कंपनीज के टैक्स रेट अलग चलेंगे, हर एक कंपनी अलग अलग रहेंगी, तो हर एक कंपनी के लिए टैक्स रेट अलग अलग लगेंगे, उनके हिसाब से, उनके कंडीशन के हिसाब से, उनका एग्जिस्टेंस के हिसाब से, उनके लॉ के हिसाब से, एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से, इनकम टैक्स के एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से। फॉरेन कंपनी रहे, इंडियन कंपनी रहे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में मेंबर रहे, फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट अलग लगेगा, डोमेस्टिक इंडियन कंपनी का टैक्स रेट अलग लगेगा, एओपी का टैक्स कैलकुलेशन अलग चलेगा। समझ में आया क्या? हाँ, दिमाग खुल रहा है, एक एक चीजों में जैसे जैसे अपन जा रहे हैं दिमाग खुल रहा है। अब देखो एओपी बीओआई हो गया, अब नेक्स्ट कौन आता है अपने पर्सन की डेफिनेशन में? एओपी बीओआई हो गया, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जो भी अपने म्युनिसिपल कमिटीज होती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो होते हैं, वो लोकल अथॉरिटी में आते हैं। लोकल अथॉरिटी जो भी यहाँ पे अपने लोकल में जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो है वो लोकल अथॉरिटी में आता है। और उसके बाद में आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल स्पेलिंग गलत हो गया, पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ये क्या होता है? जिसको अपन बोलते हैं एजीपी। तो एजीपी क्या होता है? तो एजीपी ऐसे लोग होते हैं जो किस में कवर नहीं होते, जो इंडिविजुअल में नहीं आएगा, एचयूएफ में नहीं आएगा, फर्म में नहीं आएगा, कंपनी में नहीं आएगा, एओपी बीओआई में नहीं आएगा, लोकल अथॉरिटी में नहीं आएगा, वो आ जाएगा अपना एजेपी में। तो ऐसी कौन सी चीजें बची है जो एजेपी में आएंगी? बार काउंसिल्स, जो संगठना बनी है, बार काउंसिल्स, जो एओपी बीओआई में नहीं आएंगी। यूनिवर्सिटीज, जो एओपी बीओआई में नहीं आएंगी, लोकल अथॉरिटीज में नहीं आएंगी। यूनिवर्सिटीज जो किसी में कवर नहीं होती, ऊपर ना कंपनी और ना एओपी ना बीओआई ना लोकल अथॉरिटी, वो अपने आ जाएंगे एजेपी में, तो ये सारे होता है पर्सन की डेफिनेशन। तो पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 31 में अपने को पढ़नी है, जिसमें आता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, इंक्लूड्स एलएलपी, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, ये सारे अपने को पर्सन की डिफिनेशंस में कवर है। तो जो यहाँ पे बोला है कि चार्ज इज ऑन एवरी पर्सन, बंद कर रहे हैं बहनों को, मेरे को कुछ एक मिनट आ गया। चार्ज इज ऑन एवरी पर्सन, तो जो पर्सन है, जो चार्ज है वो एवरी पर्सन को लगेगा, तो पर्सन में कौन कौन आएगा रे भाई? पर्सन में कौन कौन आएगा? तो पर्सन में आएंगे अपने इंडिविजुअल्स,
HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, AJP। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? समझा यहाँ तक? कोई लिख रहा हूँगा तो लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट निकालना होगा, स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब बात करते हैं, पर्सन की डेफिनेशन हो गई, यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन हो गई। अब पर्सन की डेफिनेशन के साथ साथ ना अपने को एक और डेफिनेशन पढ़नी है। पर्सन जैसी ही डेफिनेशन है वो, पर्सन की जैसी, हाँ पर्सन की, जिसको हम प्यार से बोलते हैं एसएससी। सेक्शन 2 क्लॉज 7। तो अपन और एक डेफिनेशन पढ़ने वाले, जो है डेफिनेशन असेसी की। कौन होता है असेसी? कौन होता है असेसी? जिंदगी में हमने कभी नहीं सुना है भाई असेसी क्या होता है, कौन होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। इनकम टैक्स में आप पढ़ोगे कि असेसी एक पर्सन ही होता है। मतलब एवरी पर्सन इज नॉट अ असेसी, बट एवरी असेसी इज अ पर्सन। समझा? एवरी पर्सन इज नॉट अ असेसी, बट एवरी असेसी इज अ पर्सन। हर एक असेसी, हर एक असेसी, ये जो पर्सन की डेफिनेशन है इसमें आएगा। पर हर एक पर्सन असेसी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका रीजन अपने को जब असेसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब अपने को समझ में आएगा इसका रीजन। तो देखो असेसी की डेफिनेशन क्या है। तो असेसी मतलब क्या होता है रे भाई, लिखो मेरे साथ। असेसी मीन person. Assessee means a person by whom any tax, by whom any tax or any other sum, any other sum of money, any other sum of money is payable, is payable under this act. तो क्या डेफिनेशन असेसी की? असेसी मीन्स अ पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable under this act, is payable under this act, is payable under this act। मैंने जब लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट कब लगता है, अगर मेरी इनकम ज्यादा रही तब मेरे को इनकम टैक्स के लिए मैं एप्लीकेबल हो जाएगा, मैं लायबल हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स हर एक पर्सन को देना है, जो भी चीज लेने जा रहा है उसके ऊपर उसको इनडायरेक्ट टैक्स देना है। जो भी कंज्यूम कर रहा है वो आखिरी चीज, आखिरी कंज्यूमर है वो, तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स देना है। पर डायरेक्ट टैक्स कब एप्लीकेबल होगा? जब अपना इनकम कुछ थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा, कुछ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होगा और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आ रही होगी, तब मैं लायबल हो जाऊंगा टैक्स के लिए। तो असेसी मीन्स अ पर्सन बाय हूम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट, इज पेबल अंडर दिस एक्ट। अगर मेरा इनकम ही नहीं है, अगर मेरा इनकम ही नहीं है, अगर मेरा इनकम ही नहीं है, मैं 10-20 रुपए कमा रहा हूं साल के, तो मेरा कोई टैक्स लाइबिलिटी आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है। मेरा कोई टैक्स लाइबिलिटी आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है। तो मैं कोई भी सम पेबल के लिए रहूंगा क्या? मैं कोई लाइबल टू पे रहूंगा कि कोई भी टैक्स का अमाउंट, कोई भी सम जो है वो मैं लाइबल टू पे रहूंगा क्या? नहीं। तो मैं पर्सन हूं, मैं पर्सन हूं, पर मैं असेसी हूं क्या यहां पे? नहीं। मैं इनकम तो कमा रहा हूं, मैं इनकम तो कमा रहा हूं, पर मैं टैक्स के लिए लायबल नहीं हूं, कोई भी सम के लिए मैं लायबल नहीं हूं गवर्नमेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे पर्सन हूं, पर क्या मैं असेसी हूं क्या? क्या मैं असेसी हूं क्या? नहीं। तो एवरी पर्सन इज नॉट असेसी, बट एवरी असेसी इज अ पर्सन। क्योंकि असेसी मीन्स अ पर्सन लिखा है, तो पर्सन की डेफिनेशन में जो भी आएगा वही असेसी हो सकता है। पर क्या हर एक असेसी, मतलब हर एक पर्सन असेसी हो सकता है क्या? नहीं। मैं लायबल टू पे ही नहीं रहा कोई भी सम, तो मैं असेसी कैसे बनूंगा?
अगर लाइबल टू पे रहूंगा, पेबल रहेगा, कुछ भी सम अमाउंट कुछ भी पेबल रहेंगी, तभी मैं एसएससी बनूंगा। ऑब्वियस बात है। तो देखो, एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम of money is payable under this act. It also includes, क्या बोला मैं, it also includes, क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो क्या क्या इंक्लूड होता है। एवरी पर्सन, every person on whom any proceeding under this act, under this act is initiated on, सबसे पहला, his income और लॉस, और दूसरा इनकम और लॉस ऑफ एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन, हाँ, एनी अदर पर्सन फॉर विच he is accessible. तो देखो, assessee means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act. It also include every person on whom any proceeding under this act is initiated. मतलब मैंने समझो इनकम टैक्स पे कर दिया है, मैंने इनकम टैक्स पे कर लिया है, पर मेरी कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो मैं एसएससी हूं, मैंने टैक्स लाइबिलिटी रही मेरी, तो पेएबल कर दिया मैंने यहाँ पे एसएससी बन गया मैं। पर मैंने इनकम कमा रहा हूं, मैं इनकम कमा रहा हूं, मैंने टैक्स ही नहीं पे किया, मुझे पता ही नहीं है कि इसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना चाहिए, मैं पर्सन हूं, हाँ, क्या मैं मेरे हिसाब से एसएससी हूं? क्या नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कोई पेएबल इनकम है ही नहीं। मैं ऐसा खुद को बोलूंगा कि कोई सम मुझे लाइबल, मेरी लाइबिलिटी बनती ही नहीं है टैक्स की, तो मैं एसएससी क्यों बनूंगा? मैं बस पर्सन हूं, मेरे हिसाब से मैं बस पर्सन हूं, मेरे लिए कोई भी टैक्स लाइबिलिटी अभी तक नहीं आई है मेरे हिसाब से। पर डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, कि तुझे इस इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा, और हम तेरे लिए तेरे अगेंस्ट प्रोसीडिंग चालू कर देते हैं, अब मेरे हिसाब से तो मैं पर्सन हूं, मैं एसएससी नहीं बना, क्योंकि मैं कोई भी टैक्स पेबल के लिए लाइबल नहीं हूं, कोई भी टैक्स लाइबिलिटी के लिए मैं, कोई भी टैक्स जो है उसकी लाइबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है, ऐसे मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है। मेरे हिसाब से मुझे लगने के लिए कोई मतलब है क्या? अगर डिपार्टमेंट बोल रहा है कि तेरी इनकम जो है, तेरे ऊपर हम प्रोसीडिंग चालू करने वाले हैं, ये जो तेरी इनकम है उसके ऊपर तुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो मैं भी एसएससी बन जाऊंगा। भले ही मैं मेरे हिसाब से बस पर्सन हूं, भले ही मैं मेरे हिसाब से एसएससी नहीं बना अब तक, पर प्रोसीडिंग चालू होने के बाद मैं एसएससी बन जाऊंगा। प्रोसीडिंग चालू होने के बाद मैं एसएससी बन जाऊंगा। इनिशिएटेड ऑन हिज इनकम और लॉस, मतलब मेरा कोई इनकम रहा, मेरा कोई लॉस रहा, तो उसके ऊपर जो भी प्रोसीडिंग चालू होने वाली है, तो उसके लिए मैं एसएससी बन जाऊंगा। पर जो इनकम और लॉस है ऑफ एनी अदर पर्सन फॉर विच ही इज लाइबल, ही इज असेसेबल, ऐसा कौन सा इनकम होता है? तो मैंने कल आपको इंडेक्स बताया था कि अपने को ये चैप्टर में ये वेटेज देके रखा, और 3 चैप्टर मैंने बहुत ही क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड डिडक्शंस के। इसमें मैंने आपको क्लबिंग सिखाते हुए बोला था, क्लबिंग का इंट्रोडक्शन देते हुए बोला था, कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई भी छोटा सा माइनर सा चाइल्ड है मेरा, उसका इनकम जो है वो 18 साल से ऊपर का नहीं है, पर उसका इनकम कमा रहा है बहुत सारा, तो वो जो इनकम है वो मेरे अंडर उसको इनकम ट्रीट करना पड़ेगा, मेरे लिए वो इनकम बन जाएगा, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, तो मेरे इनकम के साथ साथ उसका इनकम क्लब किया जाएगा। तो ये जो है ऑन विच ही इज असेसेबल, मतलब मेरे बच्चे का इनकम मेरे लिए इनकम बन जाएगा और मैं उसके लिए असेसेबल हूं।
तो इसके लिए भी कोई प्रोसीडिंग चालू हो गई तो वो भी एससीसी के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा, वो भी एससीसी के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। उसके बाद में इट्स इंक्लूड्स, क्या पढ़ रहे हैं अपन एससीसी की डेफिनेशन, इट्स इंक्लूड एवरी पर्सन तो हो गया। अब टीम टू बी एसएससी, डीम टू बी एसएससी मतलब एसएससी के डेफिनेशन में कौन आ जाएगा, डीम टू बी एसएससी। अब डीम टू बी एसएससी मतलब वो एसएससी नहीं पर एसएससी वो बन जाएगा, डीम माना जाएगा। हमने डीम उसको समझ लिया है, तू एसएससी है, तुझे नहीं लग रहा तू एसएससी है, पर हमने मान लिया, मान लिया हमने कि तू एसएससी है, तो हमने उसको मान लिया तू एसएससी है, वो डीम टू बी एसएससी। अब ऐसे कौन रहेंगे, कोई कंपनी है, अब कंपनी यहाँ पे पर्सन तो है, कंपनी यहाँ पे पर्सन तो है, पर क्या मुझे कंपनी के अगेंस्ट केस करना होगा तो कंपनी चल के आएंगी क्या भाई कोर्ट में, नहीं ना। तो कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते जो काम करते हैं कंपनी के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो डीम टू बी एसएससी माना जाएगा, क्योंकि कंपनी खुद तो चल के नहीं आ सकती है, तो कंपनी के रिप्रेजेंटेशन में कंपनी को प्रेजेंट करने के लिए कौन आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएगा, तो वो डीम टू बी एसएससी हो जाएगा, डीम टू बी एसएससी हो जाएगा। और उसके साथ साथ और एक पार्ट है इसमें, एसएससी इन डिफॉल्ट, एसएससी इन डिफॉल्ट। अब इनकम टैक्स में अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया, इनकम टैक्स में अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया, इनकम टैक्स में अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया तो आप एसएससी बन जाओगे, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने डिफॉल्ट किया है ना, हम मान लेंगे तू एसएससी है। अब डीम टू एसएससी और एसएससी इन डिफॉल्ट में क्या फर्क है, तो डीम टू एसएससी मतलब हमने उसको मान लिया है कि तू एसएससी है, पर एसएससी इन डिफॉल्ट में अगर उसने डिफॉल्ट किया तो ही उसको एसएससी माना जाएगा, अगर उसने डिफॉल्ट किया ही नहीं तो उसको हम एसएससी क्यों मानेंगे रे भाई, उसको हम एसएससी क्यों मानेंगे। तो ये हो गए तीन इंक्लूजन, कि ये तीन चीजें भी एसएससी की डेफिनेशन में कवर है। एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। उसके बाद में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, उसके प्रोसीडिंग चालू होने वाली है उस पर, तो वो एसएससी इन डिफॉल्ट और डीम्ड टू बी एसएससी, ये भी एसएससी की डेफिनेशन में आ जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि हर एक एसएससी पर्सन होगा, पर हर एक पर्सन एसएससी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख लो, एवरी पर्सन नॉट एसएससी बट एवरी एसएससी is a person, every SAC is a person। समझ में आया क्या, अरे बोलो ना, समझ में आया क्या। तो लिखो, कोई लिख रहा होगा तो। और चलो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन, कुछ चीज़ें जो है असेसमेंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में, उसमें चीज़ें समझने वाले अपन। और उसके बाद में टोटल इनकम का कैलकुलेशन वगैरह कैसे होता है वो अपन पढ़ने वाले हैं। और टोटल इनकम का कैलकुलेशन पढ़ने के बाद हम जाने वाले टैक्स रेट्स में, जो हम बेसिक कंसेप्ट में पढ़ने वाले हैं, जो पूरे इनकम टैक्स में अपने को एप्लीकेबल होने वाले हैं, जो अपने को पूरे लाइफ टाइम में एप्लीकेबल रहने वाले हैं, अपने को पूरे लाइफ में याद रखने हैं वो। तो ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर से करने वाले हैं शुरू। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।